हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मॉड 1 मॉड 2। मॉड 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ें, मॉड 2 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ें। अब मॉड 3 शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 4 मोड पढ़ेंगे, ये तीसरा मोड चल रहा है। ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, CBSEs एंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए या इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी बात को ध्यान में रखना होगा, ओके। तो गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम, बहुत सारे पागल साइंटिस्ट थे, उसमें से एक गॉस भी थे। तो जितना भी स्टॉप चार्ज था या रुका हुआ चार्ज था, उन सब में ये क्या टेस्ट किया कि सारा चार्ज को ढक ढक के चेक करने लगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसको ढक लिया और चेक किया। तो जैसा चार्ज होता था, मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट एक शेप इसका कैसा है, स्फीयर। तो स्फीयर कोई भी चीज़ लेकर इसको ढककर चेक करता था कि इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इस स्फीयर में, इस पॉइंट चार्ज के वजह से, ओके। किसी भी प्रकार से चार्ज हो, मान लो एक सिलिंड्रिकल वायर में चार्ज है, तो इसमें भी इसको ढक के चेक करने के लिए, ढकने के लिए एक यूटेंसिल लिया या कुछ और भी चीज़ लिया जिससे वो चेक कर सके कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो जैसा चार्ज रहता था, जिस टर्म में चार्ज रहता था, उसी टर्म में ये यूटेंसिल्स लेता था। तो जैसे ये सिलिंड्रिकल आकार में यहाँ कोई लाइन या वायर है, तो सिलिंड्रिकल शेप में ये यूटेंसिल्स लेते थे ढक कर चेक करने के लिए, ओके। तो इस टाइप में, तो जैसा रहेगा चार्ज वैसा ही ये यूटेंसिल्स लेकर इसको ढकने का हमेशा कोशिश करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रभाव चेक करते थे गॉसेस, ठीक है। तो ये पूरे थ्योरम में हम लोग 2-3 टर्म देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा चार्ज है, और गॉस उसमें किस तरह से पागलपन करके अलग अलग तरह से चेक कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चेक कौन कर रहा है, गॉस, ठीक है। तो गॉस का एप्लीकेशन है 2-3 एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर गॉस थ्योरम समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ है जो हम लोग को जानना है कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों का तीनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बहुत कोई को नहीं पता होता है कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ये क्या बोल रहे हैं। तीनों का तीनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम लोगों को यहाँ ज़रूरत है एरिया वेक्टर का। किस चीज़ का ज़रूरत है, एरिया वेक्टर का ज़रूरत है, ओके। तो एरिया वेक्टर को ए वेक्टर से भी डिनोट करते हैं और डी एस वेक्टर से भी। डी एस वेक्टर क्यों, क्योंकि अगर कोई सरफेस है तो सरफेस को एस से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी ए से भी डिनोट करते हैं। तो एस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर छोटा सा के लिए, यहाँ काफ़ी छोटा सा मान लीजिए एरिया वेक्टर लेते हैं, तो ये छोटा सा एरिया वेक्टर के लिए डी एस वेक्टर, ओके। तो एरिया वेक्टर हम लोगों को जानना है, तो एरिया पहले किसको बोलते हैं ये जानना होगा। तो एरिया बोलते कोई भी क्लोज लूप हो, कोई भी क्लोज लूप, उसके अंदर का ये पार्ट एरिया कहलाएगा, ये एरिया हो गया। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे ये पेज है तो पेज से परपेंडिकुलर बोले तो इस तरह, ये तुम्हारा क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ओके। ये डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो सरफेस से हमेशा ऊपर की डायरेक्शन, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो याद रखिएगा ये चीज, ओके। तो एरिया वेक्टर हो गया हमारा। तो एरिया वेक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स बतला देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बतला देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन सीधा दिखलाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, किस चीज से, फाई से डिनोट करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है कि छोटे से एरिया से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ स्मॉल सरफेस, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन हम लिखवाएंगे इसका, दोनों में जो आसान लगेगा वो याद रखिएगा, लेकिन ये जो टर्म है इसका जो बेसिक थ्योरी वो याद रखिएगा कि छोटे से एरिया से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो जाए तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर को ए से भी और डी एस से भी। तो डी एस स्मॉल को हमेशा शो करेगा और ए या एस तुम्हारा टोटल सरफेस को शो करेगा। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। एरिया वेक्टर क्या है, अ स्मॉल एरिया ऑफ अ सरफेस इनक्लोजिंग अ गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर। तो यहाँ देख रहे हो कि क्लोज में है, क्लोज फॉर्मेट में है, छोटा सा एरिया से हम दिखला रहे हैं, छोटे से एरिया से, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, छोटे से एरिया वेक्टर से डायरेक्शन दिखला दिए हैं। ओके, तो ये एरिया वेक्टर का केवल डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ सरफेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, देखिए यहां से डेफिनेशन शुरू है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, नॉर्मली बोले तो 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, ठीक है, टू दैट सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय 5। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस या छोटा सा एरिया से पास हो रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरा डेफिनेशन और करके लिखे हुए हैं, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, मतलब ई डॉट ए एरिया वेक्टर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो डॉट हटता है तो आता है कॉस थीटा, और थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल। ओके, तो यहां पर हम दिखला दिए हैं। अब यहां पर फॉर्मूला के टर्म में देखिए, इसको अच्छा से हम दिखलाए हुए हैं, इसके नीचे इसको एडिट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, यहां पर दिखलाए हुए देखिए, ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ई डॉट ए के लिए ई ए कॉस थीटा हो जाएगा और ई डॉट डी एस के लिए ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। डी एस स्मॉल को शो कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, स्मॉल को शो कर रहा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 90 डिग्री होगा और दोनों के बीच का एंगल ये शो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होगा तभी तो यह 90 डिग्री होगा। तो वही बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा कॉस 90 कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगा दोनों तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। याद रखिएगा, ये छोटा सा मतलब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। उसके बाद यहाँ दिखला रहे हैं कि छोटा सा अगर एरिया वेक्टर रहे तो इंटीग्रेशन करके हम टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब हम बतलाए थे कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर या फिर टुवर्ड्स द व्यूअर, जिधर हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन में, मतलब मेरे डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन ई डॉट ए से रिलेटेड, ई डॉट ए से रिलेटेड। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा बतला देते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी ए वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आई जे के फॉर्मेट में, तो आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर को मान लेंगे बी। अब निकालने बोलेगा ए डॉट बी, तो सिंपली हम आई वाला को आई के साथ गुना कर देंगे, x1 इंटू x2 हो जाएगा, जे वाला को जे के साथ गुना कर देंगे प्लस y1 इंटू y2 हो जाएगा, और k वाला को k के साथ गुना कर देंगे, z1 इंटू z2 हो जाएगा। तो ए डॉट बी सिंपली गुना करके हम लोग इस तरह रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब कभी आई दिया हुआ रहेगा और ये सब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, जे दिया हुआ रहेगा, तो आई और जे मतलब अलग अलग वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 0 आएगा। ये फर्स्ट ईयर का ये सब टॉपिक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड ईयर में मैथ्स में, लेकिन ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसी में पढ़ना है। अब एक और डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बता रहे थे, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो थीटा एंगल होता है ए और बी का बीच का। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ये पूरी तरह से दिया हुआ रहेगा मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, 40 न्यूटन 30 न्यूटन और एंगल दिया हुआ रहेगा, तब जाके ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट था छोटा सा में, इसको याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, एक दो खुद से बनाइएगा, हम सॉल्व कर दिए छोटे से में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम या फिर 20 आई बोल सकते हैं, वेक्टर के फॉर्मेट में दिया हुआ आई जे के में, जे हो गया 0, के हो गया 0 प्लस फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर इन वाई जेड प्लेन। जो प्लेन का बात कर रहा है वो प्लेन को छोड़कर एक्सिस हम लोग को लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वाई जेड प्लेन बोला ना, तो वाई जेड प्लेन कुछ इस प्रकार से होगा, ये होता है एक्स, ये वाई और ये जेड। अब ये प्लेन का बात कर रहा है,
3D फिगर है, ठीक है। तो ये प्लेन को छोड़कर जो हमारा तीसरा टर्म बचा वेक्टर उसी में चलेगा, आई के फॉर्मेट में। ओके, तो हमारा जो ये एरिया वेक्टर दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, वो आई के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ई देखो बैठाएं यहाँ पर 20i, और एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर आई के टर्म में ही दिए हुए हैं, तो आई वाला को आई के साथ गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं। उसी तरह सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। गॉसिस थ्योरम हम बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका एप्लीकेशन भी बतलाएंगे। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन आंसर सारा बना ही लेना है यहाँ तक। ओके, उसके बाद स्टार्ट करेंगे